नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ पेड कोर्सेज हमने स्टार्ट किया है, लगातार उसको देखेंगे आगे। अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को। कहा जा रहा है आपसे कि सोहर लोक संगीत की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जन्म के जन्म के बाद के दिनों में, शुरुआती दिनों में जो है खुशी मनाने के रूप में सोहर जो है लोक संगीत का एक रूप है जिसको महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, ठीक। तो इसकी उत्पत्ति का जो राज्य है वो बिहार है, ऑप्शन बी, ठीक। और मेनली प्रैक्टिस ये किया ही जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में, ठीक। अगला है कि जिक्र लोक संगीत का संबंध जो है वो किससे है, ठीक। तो जैसे सोहर को देखा वैसे जिक्र भी एक लोक संगीत है जिसका संबंध है इस्लाम की शिक्षाओं से, है ना। और इसकी उत्पत्ति का अगर हम राज्य देखें तो ये है आपका स्टेट ऑफ असम, ठीक। इसको भी ध्यान रखें। शस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। एग्रोनॉमी की बात हो रही है। शस्य विज्ञान यानी इसको आप फसलोत्पादन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो जनक माने जाते हैं इनका नाम है पीटर ड्रकेंस्की, है ना। ये ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फसलें लिखी हुई हैं तो इंडिया में जैसे आप जो ये क्रॉपिंग सीजन या जो क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तो मेजरली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड किए हुए हैं ना उसको, रबी, खरीफ और जायद, है ना। तो अभी जैसे जो मंथ चल रहा है नवंबर का मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, रबी की क्रॉपिंग सीजन का टाइम चल रहा है क्योंकि रबी की फसलें जो होती हैं अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इनको बो करके और जो है उधर अप्रैल मार्च से इनका जो है कटाई शुरू हो जाती है, ठीक। तो इनके एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो ये होते हैं जैसे गेहूँ, जौ, है ना। तो यहाँ बार्ले हमको मिल जाएगा। इसके अलावा मटर, चना, सरसों, है ना, अलसी, मसूर, ये सब जो चीज़ें हैं तो ये रबी की फसलों के उदाहरण हैं। अगला देखिए, खोंग जम पर्व किस राज्य से संबंधित है। तो अभी हमने कुछ लोकगीत देखे थे, तो यहाँ पे अब इस पर्व की बात करें तो ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मणिपुर में, है ना, ऑप्शन ए। फिर से देखिए कुछ लोक संगीत के रूप हैं और इसकी कौन सी जो जोड़ी है युग्म सुमेलित नहीं है उसके प्रैक्टिस किए जाने वाले राज्य से। तो गलत इसमें है पनिहारी, उसके लिए लिखा है असम, ठीक है। तो ये जो संबंधित है राज्य ये है राजस्थान, ठीक। बाकी ये 3 पेयर ऊपर के ठीक है, इनको पढ़ करके देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के जो संगीत हैं उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो उसी क्रम में कार्नेटिक म्यूजिक काफ़ी फेमस है। अगर आपने हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी इसके काफ़ी सिग्निफिकेंस है ना, एंशिएंट टाइम से। तो वहाँ पे देखेंगे जैसे जो कार्नेटिक म्यूजिक के प्रारंभिक समर्थक हुए उसमें पुरंदरदास, है ना, क्षेत्रैया करके थे, और ये जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ये सब के सब संबंधित थे इसी से। परंतु इसमें जो पितामह के रूप में जिनको जाना जाता है ये है पुरंदरदास, है ना, ऑप्शन बी। अच्छा, कार्नेटिक म्यूजिक में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि संगीत में जो है मेन रूप से एक वाद्य यंत्र होता है मृदंग, है ना, ढोलक के जैसे होता है, ये जरूर शामिल होता है। नेक्स्ट है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग 5 जून को, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पहली बार ये मनाया गया था 5 जून 1973 को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक संगठक इसका उदाहरण है, यानी कि कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो देखिए एनवायरनमेंट में मेजरली आप बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो आपके जो है बायोटिक का एग्जाम्पल इसमें से है पौधा, तो ये एबायोटिक थोड़ी ना है। तो पर्वत, नदी, चट्टान, है ना, ये सब हो जाएंगे एबायोटिक हमारे। तो इसके अलावा अगर हम और देखें तो हवा जैसे है ना, तो यहाँ से ऑप्शन 1, 2, 3 वाला चुनेंगे, यानी कि सी, है ना। बायोटिक का एग्जांपल आपको पता ही है कि जैसे कीड़े मकोड़े हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, ये सब हो जाते हैं।
एनवायरमेंट इकोलॉजी आप पढ़ते होंगे तो उसके संदर्भ में जो इकोलॉजी टर्म है यानी पारिस्थितिकी, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन जीव विज्ञानी थे अर्नस्ट हैकेल, है ना, ये तो इन्होंने इसको यूज किया था सबसे फर्स्ट टाइम। तो हमको ईयर बताना है, तो ये 1869 में इन्होंने दिया। तो जो हमारा इकोलॉजी है ना, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिला है, जो कि ओइकोस होता है पहला और दूसरा लोगोस, है ना, तो इससे मिल करके बनता है। तो थोड़ा डिटेल वगैरह में इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, पर्यावरण में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावास टर्म अगर होता तो ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो पर्यावास यानी कि जैसे कि किसी हैबिटाट में कोई प्रजाति जहाँ रह रही है, ठीक है, वो उसका हैबिटाट होता है। ठीक है, तो उस हैबिटाट में वो क्या वर्क करती है ना, उसका क्या कार्यात्मक लक्षण है, ठीक, फंक्शन क्या करती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है फंक्शनल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसको बोलते हैं निश यानी कि निकेत, है ना। देखिए इन सब कॉन्सेप्ट को आप अपने इकोलॉजी के नोट्स वगैरह में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। देखिए एक बीमारी होती है खैरा रोग, जो कि धान यानी कि चावल की जो फसल होती है ना उसमें हो जाता है। तो ये किस तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है ये बताना है। तो खैरा रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें पूछी जाती हैं इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। भारत में कृषि निदेशालय के द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति, ठीक है, कौन सी थी। तो ड्वार्फ वैरायटी यानी कि अलग अलग जैसे कि जो फसलें होती हैं हमारी धान गेहूं ये सब, तो इनके अलग अलग वैरायटी के जो सीड्स हैं और प्लांट्स हैं इन सबको डेवलप किया जाता है। तो अब यहाँ पे पैडी के डॉफ वैरायटी की बात हो रही है, तो इसका नाम था जया। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब धान की एक वैरायटी होती है गोल्डन राइस करके, है ना, गोल्डन धान कह लीजिए। तो इस किस्म में जो है सर्वाधिक मात्रा किस विटामिन की होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार यूपीपीएससी आयोग से पूछा गया है। इसमें विटामिन ए, है ना, और या फिर टर्म अभी कभी आपको मिलेगा बीटा कैरोटीन, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो काफ़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू देता है इस वैरायटी को। अगला देखिए, चावल के धुलने पर सामान्यतः इसमें से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो अगर आपने चावल कभी बनाया होगा, स्पेशली जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, तो आपने जैसे चावल को बहुत ज़्यादा धुल दिया, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि विटामिन B1 जो है ना, ये धुले के साथ ही नष्ट हो जाता है। तो अब जिसको कि आप ये कई बार केमिकल नेम विटामिन B1 का कई जगह लिखा होता है ना, थायमीन। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो थायमीन नष्ट होने के कारण अगर मान लीजिए ऐसे चावल का सेवन आप ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जिन क्षेत्रों में ये लोग ऐसे चावल को यूज़ करते ज़्यादा, तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाएगी उन लोगों में, बेरी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो एक्सेसिव जो है वॉश करने पे ये डिस्ट्रॉय होता है B1, तो इसको ध्यान रखें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिना धोए खाएंगे, तो धोना तो पड़ेगा ना थोड़ा, 1-2 बार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का मुख्य रोग है। ठीक है, तो गेहूं की जो भी फसल होती है उसमें एक काफी कॉमन बीमारी है रस्ट, है ना, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रकार का मेनली ये होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ये ब्लैक रस्ट। ठीक है, जैसे एक और बीमारी होती है जो गेहूं की फसल में होती है, करनाल बंट, है ना, जो फंगल डिजीज होती है। तो इन सबको ध्यान रखें, ये पूछे जाते हैं आपसे। अब निम्न में से कौन सा एक गेहूं की किस्म का उदाहरण है। ठीक है, वीट की वैरायटी के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जो काफ़ी अच्छी मात्रा में माने जाने वाले जो बीज हैं, तो सोनालिका, अर्जुन, है ना, फिर जैसे ये कुंदन होता है, भवानी, फिर अब इन दिए हुए ऑप्शंस में से जैसे कंचन है, इसके अलावा गिरजा, गोमती, कई सारी वैरायटीज होती हैं। तो ध्यान रखेंगे इनको, डी ऑप्शन को चुनेंगे यहाँ से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस, ठीक है, इस दिन का नाम ध्यान से देख लीजिए, तो इसके रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अभी हुआ क्या था कि 9 जनवरी 2022 में डिक्लेरेशन की गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो उनके जो 4 पुत्र थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है ये मनाया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए फिर से मोदी जी ने डे को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में जो है डिक्लेयर किया था। तो प्रतिवर्ष इसको कब मनाया जाएगा। तो देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और इन सब चीज़ों को और बल देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है प्रतिवर्ष 16 जनवरी, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा गेटवे टू हेल किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो तुर्कमेनिस्तान से संबंधित है ये, बी ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ देखेंगे जो काराकुम डेजर्ट का एरिया है, तो गेटवे टू हेल उसमें क्या है कि नेचुरल गैस का एक ऐसे गर्त कह लीजिए है, जिसमें लगभग
कई दशकों से जो है लगातार इसमें आग जल रही है, ठीक है। तो उसी से संबंधित है ये गेटवे टू हेल टर्म, ठीक है। तो आप जरा ये बताइए कि चर्चा में क्यों रहा था, अगर इतने दिनों से यहाँ पे है, ठीक है। हमें कमेंट के माध्यम से जरा बताइए। गंगा सागर मेला किस द्वीप से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका संबंध है गंगा सागर द्वीप से ही, जो कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ इसका आयोजन होता है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इस संगठन ने जो देश है चीन, इसको कौन सा टैग प्रदान किया है, ठीक है। तो एज अ कंट्री यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है चाइना को डेवलपिंग नेशन, है ना, ऑप्शन बी। इंडिया का स्टेटस क्या है, कोई बता सकता है क्या? डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड है, क्या है? रचना, अपर्णा, है ना, सपना, उत्तरा आदि किस प्रमुख जो है किस में है, किस फसल की, ये बताना है, ठीक है। तो ये महिलाओं के नाम नहीं है, ये वेराइटीज हैं, ध्यान से देख लीजिए, है ना। मटर की जो फसल है, ठीक, नाम याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे अलग अलग करके। अब फिर से देखिए कुछ वेराइटीज है, बहार, अमर, आज़ाद, मालवी, विकास, परास, मालवी, चमत्कार, है ना। ये सब किसकी वेराइटीज हैं, ठीक है। तो जो ये होती है आपकी दाल, अरहर, है ना, तूर की दाल, इसकी वेराइटीज हैं। अब देखिए भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा या वर्ल्ड का देखा होगा तो कम से कम इतना तो पता ही होगा आपको कि जापान कहाँ है, ठीक है। वो तो प्रशांत महासागर में अमेरिका के नज़दीक का जो एरिया आप देखते हैं वहाँ पे स्थित है, ठीक। तो इंडिया के पड़ोसी देश इसमें से भूटान, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इधर मालदीव, श्रीलंका, ये सब जो है ना, म्यांमार हो गए। तो इसको चुन लीजिए डी ऑप्शन को। अब इसमें देखिए समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश जो है वो कौन सा है, ठीक। तो ऐसे देखते हैं ना यहाँ पे, तो है तो यहाँ मालदीव्स भी है ना, परंतु श्रीलंका जो है वो ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो यही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आप इंडिया का मैप देखे होंगे, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का जो आप रीजन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ बांग्लादेश है ऐसे, ठीक है। तो जैसे वेस्ट बंगाल इधर है, फिर असम थोड़ा सा लगता है इधर, मेघालय, उसके बाद क्या आता है इसमें आपका त्रिपुरा, है ना। तो त्रिपुरा देखेंगे तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इन सब जो ये मैप वाले क्वेश्चन हैं इसको अपने एटलस में या फिर जो आपका मैप होगा आप उसमें देख लेंगे तो वहाँ से अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो इंडिया को आप पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक सारी टेरिटरी अगर एक अंडरस्टैंड करने के रूप में देखें तो कई सारी जो है डिफरेंट इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए इसको मेजरली जो है 4 नेचुरल रीजन में डिवाइड करते हैं, यानी कि हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे। अब देखिए जैसे नॉर्थ में आपका जो ये पर्वतीय वाला रीजन है हिमालय वगैरह का, ठीक। उसके बाद ये गैंगेटिक जो प्लेन्स हैं यानी कि विशाल मैदान वाला जो एरिया कह लीजिए, फिर पेनिनसुलर इंडिया का ये जो प्लेट्यू और ये सब रीजन है, ठीक है। और चौथा बोलते हैं इसको जो हमारे कोस्टल और आइलैंड वाले पार्ट है ना, ये सब, ठीक। तो ये मेजर 4 क्लासिफिकेशन है नेचुरल। नेक्स्ट है वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां कौन सा सागर स्थित था, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी अगर, है ना, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, तो उसके अनुसार जो है हिमालय का जो निर्माण हुआ है तो 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुआ है, ठीक। तो उससे पहले अब ये जो पूरा हिमालय का रीजन देखते हैं यहाँ पे ये टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो हिमालय की जो रेंजेस आप पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब ना, तो अब ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ये स्थित है आपका इसमें काराकोरम में, ठीक है। K2 भी इसको कहते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक। तो ये भी काराकोरम जो रेंजेस हैं तो इसकी ये नुब्रा वैली में स्थित है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा ये बताइए जम्मू कश्मीर के रीजन में अब ये है या लद्दाख में, ठीक है, जो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, किस में है ये? गति के किस नियम के अनुसार क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है ताकि कैच जो है आसानी से पकड़ सके वो, ठीक है। तो ये एग्जांपल किस गति के नियम का है? तो न्यूटन के जो आप 3 नियम गति के पढ़ते हैं तो उसमें जो सेकंड लॉ है, ठीक है, F=ma, है ना। ये भी पूछा जाता है कि गति की जो परिभाषा है
सॉरी बल की, है ना, वो किस नियम से आती है, तो उसमें भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये एग्जांपल इसी का है, ठीक। तो यहाँ पे इसको चुनेंगे हम। थोड़ा इसके बारे में जो तीनों नियम है, या सारे फॉर्मूलाज और जो इनके एग्जांपल्स हैं प्लस इसकी डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को झटका जो लगता है कहाँ लगता है, ठीक है। तो तृतीय नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना, जो प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक। तो एग्जांपल वही है कि जब आप गोली चलाते हैं, कभी चला के देखिएगा, अगर मौका लगेगा तो पीछे की ओर ही तो झटका लगता है, तो इसीलिए जो आप उसको कई बार सपोर्ट देने के लिए कंधे पे उसको टिका लेते हैं, ठीक, ताकि वो झटका जो है उसको सहा जा सके। तो इसमें से बी ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे पानी में तैरते समय आप अपने हाथ पैर पीछे की तरफ चलाते हैं ना, तो ये भी एग्जांपल है इसी का। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो पहले भी हमने शायद देखा था लास्ट वीडियो में कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो यहाँ पे अब दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो ये दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है ये एक अदिश राशि है ना, जिसको कि आप मीटर में मापते हैं, है ना, यूनिट के रूप में देखा जाए तो बी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। किसी रॉकेट की उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित होती है ये बताना है, ठीक है। तो जैसे जो स्पेस एजेंसीज होती हैं तो अलग अलग जैसे मिशन पे अपने रॉकेट के साथ सैटेलाइट्स भेजती है ना, तो अब रॉकेट को अगर एज अ टेक्नोलॉजी आप समझेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो फ्यूल भरा होता है रॉकेट में, तो उसके जलने से जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसको जो है रॉकेट को आगे की ओर धकेलती हैं। तो इसी सिद्धांत पे आगे बढ़ रहा है, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ये भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उस पर ही आधारित है। तो यहाँ से ए करेक्ट है। द प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है, एक ये बुक है, इसको महान ग्रंथ की भी संज्ञा दी जाती है। तो इसकी रचना किस वैज्ञानिक ने की थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आइजैक न्यूटन के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसमें 1684 के अराउंड इसको लिखना शुरू किया। तो इसमें पहले जो है इन्होंने अपने जो ग्रह के नियम है ना, और भी जो इनके कॉन्सेप्ट्स रहे जो दिए इन्होंने, तो उसका संकलन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। तो नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। केरल का कौन सा शहर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, ठीक है। तो वाटर मेट्रो परियोजना जो है शुरू करने वाला शहर है कोच्चि, है ना, ऑप्शन बी। न्यूटन के देखिए कौन सा नियम जो है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो फर्स्ट लॉ है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया का संबंध मान लीजिए सरकार की कोई एक, मान लीजिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, ठीक है, PSU है कोई, ठीक। तो उसमें मान लीजिए अब उसके 100 शेयर हैं, ठीक है। तो उसमें से उसने कुछ हिस्से कई अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिए, ठीक है। तो और उसमें मान लीजिए सिर्फ कुछ अल्प भाग के साथ सरकार का हिस्सा बच गया, बाकी जो है प्राइवेट प्लेयर्स को एक कंपनी को या किसी अलग अलग कंपनी को दे दिया गया। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब जैसे जो कंपनियां सरकार की लॉस में चलती हैं या कह लीजिए एफिशिएंसी नहीं है, तो उनको फिर से रिवाइव करने के उद्देश्य की जो है कह लीजिए वजह से ऐसे स्टेप्स को लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी वर्तमान सरकार के ऊपर ही तमाम तरह के आरोप लगते हैं ना कि सब कुछ बेच दिया जा रहा है, तो वो इसी टर्म में यूज होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार उन कंपनियों का, और उसको है ना इस तरीके से समझा जाता है। तो यहां से सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही है, IMR की, ठीक है। तो IMR को एक वर्ष के भीतर प्रत्येक कितने जीवित जन्मों के लिए शिशु मृत्यु की संख्या के रूप में माना जाता है, ठीक है, या जाना जाता है। तो मान लीजिए किसी एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए और उसमें से 100 बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे इस 100 का जो रेशियो है इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें से बी करेक्ट होगा। अच्छा, वर्तमान में भारत की क्या IMR रेट है, क्या कोई बताएगा? माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, ठीक है। तो जैसा कि ये ब्लैक पॉपुलेशन US में काफ़ी रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन है ये जो अमेरिका में ये सिक्के होते हैं ना, सेंट्स, ठीक है, जैसे यहाँ रुपया का सिक्का होता है, तो उस पर इनकी आकृति प्रदर्शित की गई है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे। इस क्वेश्चन को शायद हमने ऊपर भी देखा था एक बार, है ना। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया है वो 16 जनवरी है।
किस राज्य का कुंभलंगी गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गया है? ठीक है, तो जनवरी 2022 का इवेंट है ये। इसमें हुआ ये है कि केरल का ये बेसिकली एक गांव है जो पंचायत ऐसा पहला बना है। तो जो वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं, तो उसके जगह पे यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट्स किए गए थे कुछ मेंस्ट्रुअल कप्स, है ना। इसको एक बार इस न्यूज़ को पढ़ करके देख लीजिएगा सर्च करके, है ना। तो सैनिटरी नैपकिन्स की जगह पे ये कप्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की एक इनिशिएटिव इसको स्टार्ट किया गया था, उसी से न्यूज़ संबंधित थी। डी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य भर के स्कूलों में सर्वांगीण विकास और प्रभावी बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से माना उरू माना बाड़ी, है ना, इस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो ये प्रोग्राम का नाम देख लीजिएगा, और इसमें बेसिकली जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सबको बढ़ावा देना और ओवरऑल डेवलपमेंट के संदर्भ में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था, ये आपका तेलंगाना की सरकार के द्वारा। अगला है तमिलनाडु की मीदनम मंजप्पाई, है ना। देखिए ये एक योजना है, तो इसको किस लिए शुरू किया गया था ये बताना है। तो वहाँ के जो ये है ना चीफ मिनिस्टर स्टालिन, M.K. स्टालिन तमिलनाडु के, तो उन्होंने इसको दिसंबर 2021 में स्टार्ट किया था। जो इसमें जो कपड़े से बने हुए जो बैग्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए, है ना, जिसपे प्लास्टिक का जो यूसेज है उसको कम किया जा सके, इसके लिए इसको शुरू किया गया था। तो मीदनम मंजप्पाई योजना इसका नाम है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। और यहाँ तक हमने आज के वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं उसको आप देख लीजिए, जो रेलेवेंट फैक्ट है आप उसको सर्च करके अपने नोट्स में या इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। और हम इसी क्रम में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।